नमस्कार मित्रों। आज हम अपने इस चैनल पर द वर्ड ऑफ लेसन प्लान हम पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक आदर्श पाठ्य योजना को बनाया जाता है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे कि कैसे एक आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले शुरुआती तौर पे हम यहाँ लिखते हैं पाठ्य योजना का नाम। जो भी पाठ्य योजना रहती है हम उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले कि आखिर पाठ्य योजना किसकी है। उसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापक का नाम, यहाँ हम अपना नाम लिखते हैं। इसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं सबसे पहले इसके बाद हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश और अवधि। ये कॉलम हम बनाते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं कि हम किस क्लास में पढ़ाएंगे, कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे, कितनी देर पढ़ाएंगे, डेट क्या है। इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण कि हमारा प्रकरण या हमारा टॉपिक क्या होगा। जैसे हमने जो प्लान बनाया है ये मानव नेत्र की संरचना पे है। इसके बाद हम और नीचे आते हैं और लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय को ध्यान में रखकर लिखा जाता है कि हम पूरे विषय को पढ़ाने के दौरान किन किन बातों का, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे। इनमें हम लगभग 5 से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट तक लिखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या लिखते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं और हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो हमारा होता है वो हमारी कक्षा से या हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होता है कि हम दूसरे अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिक वो कौन सी चीज़ रखना चाहते हैं जो हम जिसके और इसको हम ब्लूम की टेक्सोनोमी से लिखते हैं। जैसे हम 3 उद्देश्य रखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं छात्र के जैसे हम मानव नेत्र की संरचना बना रहे हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं छात्र शरीर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अंग के कार्य को जान सकेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं कि जो छात्र हैं वो क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में जान सकेंगे। दूसरा हम बनाते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया और दूसरा हम बनाते हैं भावनात्मक उद्देश्य। भावनात्मक उद्देश्य में भी हम निम्न 2 पॉइंट लिखते रहते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं कौशलात्मक उद्देश्य जो कि हमारा तीसरा होता है, जिसमें हम लिखते हैं कि किन किन कौशलों को जो छात्र है वो किन किन कौशलों को हम उसके अंदर ला सकेंगे। भावनात्मक उद्देश्य में हम ब्लूम की टेक्सोनोमी के हिसाब से लिखते हैं कि हम किन किन भावनात्मक उद्देश्यों का गठन कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सहायक सामग्री की। किन किन सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे अपने शिक्षण के दौरान, जैसे चाक, डस्टर, संकेतक, ये सब इत्यादि जिन जिन चीज़ों को हम पढ़ाते टाइम यूज करेंगे। इसके बाद हम अपने शिक्षण विधि की बात करते हैं कि हम कौन कौन से शिक्षण विधि करेंगे। अगर हम कुछ दिखा के बताना चाहते हैं तो हम प्रदर्शन विधि का, प्रश्नोत्तर विधि का, व्याख्यान विधि का, इन सब विधियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम ये लिखते हैं कि छात्र जो है मनुष्य आँख के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मतलब जो छात्र होंगे वो आँख के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है प्रस्तावना प्रश्न का, कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे होंगे या फिर प्रस्तावना प्रश्न में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना प्रश्न है इसमें हम क्या क्या लिखते हैं कि सबसे पहले ये जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इनमें हमें प्रकरण निकलवाना होता है बच्चों के मुंह से कि ऐसे हम प्रश्न पूछें जिनसे वो अपने मुंह से स्वयं बता सके कि प्रस्तावना प्रश्न क्या है। प्रस्तावना प्रश्न के पूछने के लिए सबसे पहले हम उनके पूर्व ज्ञान से पूछते हैं। जैसे मनुष्य की आँख की संरचना हम पढ़ रहे हैं और उसके से संबंधित अगर हमको वो प्रश्न पूछना है तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि प्रमुख ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, तो बच्चे बताएंगे 5। इसके बाद हम पूछेंगे कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे आँख, नाक, जीभ, त्वचा। फिर हम उसी 5 इंद्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से किस ज्ञानेंद्रियों के बिना देख पाना संभव नहीं है। बच्चे बताएंगे आँख या नेत्र। फिर उसी से हम प्रश्न उठाएंगे कि नेत्र की संरचना में के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके बाद बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि बच्चे नेत्र इतने बड़े तो हैं नहीं कि नेत्र की संरचना के बारे में जान सकेंगे। फिर हम वहीं से फिर हम उद्देश्य कथन का निर्धारण करेंगे। हम उद्देश्य कथन क्या निर्धारित करेंगे, हम कहेंगे कि बच्चों आज हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन
करेंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाता है। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम क्या कहते हैं 5 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक कथन, चौथा छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य का। श्यामपट्ट कार्य शिक्षण बिंदु में हम अपना शिक्षण बिंदु डालते हैं, जो भी शिक्षण बिंदु हम पढ़ाना चाहते हैं और फिर उसके बाद छात्र अध्यापक कथन में हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं। पूरा स्पष्टीकरण देने के बाद हम बोध के प्रश्न पूछते हैं। बोध के प्रश्न की जो हमने पढ़ाया अभी तक, बच्चे उससे कितना समझ पाए। जो बच्चे समझ पाते हैं उसको बताते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन दूसरा शिक्षण बिंदु डालते हैं, जैसे कि दृष्टि दोष जो है, जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो है कि दृष्टि दोष छात्र उसके बारे में, फिर हम उसके बारे में लिखते रहते हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में हम जो चीज़ें श्यामपट्ट पर लिखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। फिर इसी तरह सेम टू सेम ऐसे करते करते हम 3 शिक्षण बिंदु तक लेते हैं। 3 शिक्षण बिंदु तक तीसरे शिक्षण बिंदु, जो तीसरा शिक्षण बिंदु होता है वो आखिरी शिक्षण बिंदु होता है। 3 शिक्षण बिंदु से बड़ा हम लेसन प्लान नहीं बनाते, क्योंकि जिससे कई बार ऐसा होता है कि लेसन प्लान काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद हम जो छात्र कथन है, जब हम अपना खुद पढ़ाते रहते हैं तो छात्र कथन जो कॉलम है उसमें हम ये लिखते हैं कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नों का छात्र उत्तर देते रहते हैं, वो इसी को हम श्यामपट्ट कर लिखते हैं। अंत में जो हम बनाते हैं वो श्यामपट्ट सारांश का एक कॉलम बनाते हैं। श्यामपट्ट सारांश में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि जो कि हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया है, या फिर जो भी हमने श्यामपट्ट पे जो चित्र बनाए हैं, जो और सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको हम श्यामपट्ट सारांश वाले इस पूरे बॉक्स में लिखते हैं। इस श्यामपट्ट सारांश वाले पूरे बॉक्स में हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो हमने श्यामपट्ट पे कार्य किया है। जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया है उसको हम इस कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ती है वो पड़ती है निरीक्षण कार्य की। निरीक्षण कार्य में हम लिखते हैं कि छात्र श्यामपट्ट कार्य को पुस्तिका में लिखेंगे तथा छात्राध्यापक घूमकर कक्षा में निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्यामपट्ट कार्य हो चुका है उसको हम देखेंगे घूमकर कि जो छात्र अध्यापक होगा, जो भी पढ़ा रहा होगा, वो घूमकर देखेगा कि क्या छात्र जो कार्य किया गया है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हमारे आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति में हम 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं जो कि हमने टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड, और ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे कहाँ तक समझ पाए हैं। आखिरी में हम गृह कार्य देते हैं। जो गृह कार्य होता है उसकी मात्रा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि छात्र आसानी मतलब छात्र ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ लें। निम्न कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पाठ्य योजना में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पाठ्य योजना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए तथा बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, आशा करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट और प्यार की हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।